हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ एकेडमी। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है, जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुकी हूँ कि ये हम पढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली। हमारा जो आरजेएस का एग्जाम होने वाला है 2025 वाला, एंड छत्तीसगढ़ जुडिशरी, इसमें भी जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारा जो है माइनर लॉ है। तो इसलिए जो है हम रजिस्ट्रेशन एक्ट को अभी फिलहाल आरजेएस और छत्तीसगढ़ जुडिशरी के पर्पस से पढ़ रहे हैं। और रिसेंटली अभी हमारे जितने भी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स लाइन से आने वाले हैं, जैसे कि आपका जो है गुजरात जुडिशरी आने वाली है, आपका जो है झारखंड, एपी और झारखंड जुडिशरी वगैरह भी आने वाली है। तो और अदर स्टेट जुडिशरी जिसमें भी अगर आपके सिलेबस में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है तो ये क्लासेस आपके लिए है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो एक ऐसा माइनर लॉ है जो होल ऑफ इंडिया पे एक जैसा ही लागू होता है, यानी कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो हम सारे स्टेट्स पे जो है एक समान तरीके से लागू होते हैं। कुछ कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स जो है स्टेट अपने हिसाब से कर लेती है, तो वो स्टेट अमेंडमेंट वाली जो सेक्शन रहती है वो पर्टिकुलर स्टेट में आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं सेक्शन 17 का पार्ट 2। सेक्शन 17 जो कि इस पूरे एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मानी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट अगर हम बात करें तो वो पार्ट यही है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का पार्ट 3, जिसमें आपको बताया गया है कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। सेक्शन 17 ये जिसके बारे में बात करती है। उसके बाद ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, सेक्शन 18, और उसके बाद जो है 22A तक जो है ये पार्ट आपका चलता है। तो सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 जो इस एक्ट की है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो मानी जाती है, क्योंकि हर स्टेट जुडिशरी में यहां से क्वेश्चन बनता है यदि रजिस्ट्रेशन एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है तो। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो फिलहाल छत्तीसगढ़ जुडिशरी और आरजेएस में तो है। अदर स्टेट जुडिशरी में जो भी सिलेबस आपका है वो आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर उसमें भी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आपका माइनर लॉ में है सम्मिलित तो आप भी ये लेक्चर सीरीज एंजॉय कीजिए। और चलिए, तो अब मैं आपको बता देती हूँ आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंटिन्यूटी में है प्रीवियस लेक्चर से, जो हमने सेक्शन 17 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पढ़ा। तो सेक्शन 17 में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 17 बात करती है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की और 18 बात करती है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की। लेकिन जब हमने सेक्शन 17 पढ़ी तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि सेक्शन 17 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने देखा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो डील करता है सेक्शन 17 की सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A एंड सबसेक्शन 3। तो सेक्शन 17 की सेक्शन 1, 1A एंड सबसेक्शन 3 जो है उसमें तो आपको बताए गए हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 जो है वो एक्सेप्शन है। मतलब वो ये कहती है कि क्लॉज सेक्शन 1 का क्लॉज बी और क्लॉज सी जो हमने पढ़ा है जिसमें कंपलसरी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का बताया गया है, तो क्लॉज बी और क्लॉज सी एप्लीकेबल नहीं होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स पर। तो सबसेक्शन 2 में कोई एक जो है आपको लिस्ट बताई गई है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी और सी अप्लाई नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसेक्शन 1 17 सेक्शन की सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और सी के अंतर्गत जिन इंस्ट्रूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बताया गया है, तो उन्हीं कैटेगरी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां कहा गया है कि सेक्शन बी और सी की बात अप्लाई नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट की आपको लिस्ट बताई गई है, जो इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट सबसेक्शन 2 में बताई गई है, वो उनसे मिलती जुलती कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्लॉज बी और सी में बताए गए हैं सबसेक्शन 1 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो सेक्शन सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 17 की, वो आपसे कहती है कि हम जो लिस्ट आपको बता रहे हैं सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 में जो लिस्ट आपको इंस्ट्रूमेंट्स की बताई जा रही है, इनका रजिस्ट्रेशन तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। ठीक है, तो हमने इसको रखा था सेक्शन 18 के साथ पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 18 बात करती है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की। तो अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 18 का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको एक लेक्चर में आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 जो है वो कैसे डॉक्यूमेंट्स, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रही है जिसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं है, है ना। रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन is not required by law. विधि द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, मतलब विधि आपको छूट दे रही है, विधि कह रही है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका विधि के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी ही नहीं है वो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। फिर अगर वही हम बात करें सेक्शन 18 की, मैं ऊपर लिख रही हूं सेक्शन 18 क्योंकि यहां हम डिस्कस करेंगे हमारे 17 के पॉइंट्स। सेक्शन 18 बात करिए ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, वैकल्पिक रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है। वैकल्पिक, वैकल्पिक वर्ड से तात्पर्य क्या है? आपके विकल्प पर, ऑप्शनल, आपके पास ऑप्शन है, यहां पर आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। यहां पर ऐसे लिस्ट प्रोवाइड की गई है, ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बताई गई है जिनका रजिस्ट्रेशन आप चाहें तो करा लीजिए, आप ना चाहें तो ना करा लीजिए, आपकी इच्छा पर निर्भर है, विकल्प है आपके पास, इसलिए कहा गया है वैकल्पिक रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। आप चाहें तो करा लीजिए, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सिक्योर फील करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अदरवाइज आपको ट्रस्ट है आपसदारी में तो मत कराइए। और यहां पर रिक्वायर्ड ही नहीं है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में क्या है? लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड ही नहीं है। आप करा भी लोगे तो भी उसका कोई महत्व नहीं है, नहीं भी कराओगे तो भी उसका कोई महत्व है ही नहीं। तो अब ये लिस्ट कौन सी है? तो देखिए भाई, सेक्शन 17 की सबसेक्शन 1, 1A और 3 जिसमें हमने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पढ़ा, वो तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से तो आपको क्वेश्चन 110% आने ही वाला है। ठीक, क्लियर है? अब क्या सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 जो है, जहां पर ऐसी लिस्ट बताई गई है जिनका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, सेक्शन 17 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कौन से हैं, उनके प्रावधान क्या क्या है, एक तो आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है कि सेक्शन 17 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कौन से सबसेक्शन में बताए गए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं जिसमें आपसे पूछा जा सकता है। सबसे आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, दूसरे में दे दें सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 और लास्ट में दे दें सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, 1A एंड सबसेक्शन 3। तो ये आपको याद रखना है कि सेक्शन 17 की सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A जो बाद में जोड़ी गई और सबसेक्शन 3 जो है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करती है। उसके बाद सबसेक्शन 2 जो बच जाती है वो बात करती है ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिनका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। अब जो रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या वो इंपॉर्टेंट है? तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जब डायरेक्ट प्रोविजन पढ़े तो इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या हम इसको स्किप कर दें, इस पार्ट को छोड़ दें, हम सिर्फ सबसेक्शन 1, 1A एंड 3 पढ़ लें? नहीं, हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम पैटर्न है कोई भरोसा नहीं है भाई, कहां से क्वेश्चन आपको डाल दें, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये वाला पोर्शन सबसेक्शन 2 वाला बहुत टफ था, इसलिए मुझे भी लेक्चर लाने में टाइम लगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च किया इसको और इस पर जो वीडियोस है वो मुझे खास ज्यादा अच्छे मिले नहीं। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए कर ली जाए। तो थोड़ी सी मेहनत की है इस वीडियो पे बनाने के लिए, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, तो अब बात करते हैं कि इसमें से फिर आपको पढ़ना क्या है जब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, छोड़ना नहीं है, मैं आपको ये जो सबसेक्शन 2 है, ये जो बहुत लेंदी बताई गई है, मैं आपको उसके शॉर्ट पॉइंट्स बता दे रही हूं, तो वो शॉर्ट पॉइंट्स आप याद रख लीजिए कि अगर वहां से क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा। दूसरी चीज, यहां पर एक प्रोविजन है इस लिस्ट में जो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पे अप्लाई होता है, तो वो छत्तीसगढ़ वाले जरूर पढ़ लें, क्योंकि वो प्रोविजन सिर्फ छत्तीसगढ़ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बता दिया लेक्चर में कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो होल ऑफ इंडिया पे लागू है, यानी कि सारे स्टेट पे इसके प्रोविजंस एक समान अप्लाई होते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुछ प्रोविजंस को अपने हिसाब से अमेंड कर सकती है और कुछ प्रोविजंस जो है पर्टिकुलर स्टेट में लागू कर सकती है। तो ऐसा ही सबसेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 में जब अभी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उस एक्सप्लेनेशन में जो तथ्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पर ही लागू होते हैं और कहीं लागू नहीं होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप शॉर्ट्स में मेरा ये देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाएं, वीडियो पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पूरा लेक्चर देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ पे सिर्फ ऐसा कौन सा एक्सप्लेनेशन है जो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पर ही एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पर सिर्फ अप्लाई होगा, इसलिए वो छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में,
वो उस प्रोविजन को तो पढ़ लें कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है बाय लॉ और वो सिर्फ छत्तीसगढ़ पे एप्लीकेबल है वो चीज, अदर पे नहीं है, क्योंकि हम उसको कनेक्ट भी करेंगे सेक्शन 17 से, जहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है उससे हम कनेक्ट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये किसका है, ये बी और सी का एप्लीकेबल नहीं होगा, तो बी और सी से लिंक्ड ही है वो पॉइंट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कंफ्यूजन के हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए देखिए सेक्शन 17 की सब सेक्शन 2 जो की बात कर रही है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर सेक्शन 17 का क्लॉज बी और सी अप्लाई नहीं होगा। तो क्लॉज बी और सी क्या बात कर रहा था, तो देखिए क्लॉज बी में हमने बात करी थी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश कर रहा है कोई भी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी पे प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है या कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये इंटरेस्ट, राइट और टाइटल होना चाहिए और जिसकी वैल्यू 100 रुपीज और उससे अपवार्ड हो। ठीक है, तो ये हम क्लॉज बी था, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है क्लॉज बी में, ये हमने देखा था। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो आगे हमें इसमें लिस्ट पढ़ना है उसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है ना, जिन पर मतलब क्लॉज बी और सी अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्लॉज बी तो आपको पता होना चाहिए ना, तो क्लॉज बी में क्या है, ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हैं जो रिलेटेड है ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट, टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट करने से या एक्सटिंग्विश करने से या लिमिट करने से, ठीक है, जिसकी वैल्यू 100 रुपीज और उससे अपवार्ड है। क्लियर, चलिए। और सी वाला पॉइंट क्या था, सी वाला पॉइंट था अगेन ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेज कर रहा था रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ द क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन और एक्सटिंक्शन ऑफ एनी सच राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो रहा था, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट सी वाले पॉइंट में यहां पर एक टाइप का कंसीडरेशन, प्रतिफल लिया जा रहा था। ठीक है, कोई किसी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट का क्रिएशन कराने पर उसका असाइनमेंट और लिमिटेशन कराने के बदले में कोई व्यक्ति क्या प्रतिफल ले रहा है, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हो रहा है, उसका एक्नॉलेजमेंट जो हो रहा है, तो उसकी भी क्या बात हो रही है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराने की बात की गई थी। इसको हमने एग्जांपल से भी समझा था। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए सेक्शन, तो जिन्होंने भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला लेक्चर नहीं देखा एक बार वो उसको देख लें। ये वाला लेक्चर देखने से पहले जब भी आपके सामने ये वाला लेक्चर आएगा तो सबसे पहले आपको इसके प्रीवियस लेक्चर पे जाना है, सेक्शन 17 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, पहले आपको वो देखना है, उसके बाद कंटिन्यूटी में फिर आपको ये देखना है। तो चलिए अब देखिए सबसे पहला जो इन्होंने कहा है, सबसे पहला जो इन्होंने पॉइंट बताया, इन्होंने कहा है एनी कंपोजिशन डीड, एनी कंपोजिशन डीड, समझौता ब्लेख, कोई भी कंपोजिशन डीड या समझौता ब्लेख यदि दो पार्टीज के बीच में बैठ करके आपस में कोई समझौता किया गया है और उस समझौते को एक ब्लेख के रूप में तैयार किया गया है और उस पर कुछ टर्म्स और कंडीशंस दोनों पार्टीज ने आपस में समझौते में मान ली है, तो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जो है रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। और ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ही होगा, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कौन से हैं, इन पर बी और सी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये है तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ही। तो यहाँ पर क्या है, एनी कंपोजिशन डीड, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। कंपोजिशन डीड समझौता ब्लेख, दो पार्टी है ए और बी, ए ने बी को कुछ पैसे उधार दिए थे और बी जो है जो पैसे उसने उधार दिए थे उस पर जो है 10% का ब्याज ले रहा था। अब कुछ टाइम तक तो बी जो है इंटरेस्ट देता रहा, फिर कुछ टाइम बाद बी ने इंटरेस्ट देना भी बंद कर दिया, उसका जो है वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा था। तो फिर काफी टाइम जब हो गया तो ए ने बी से बोला कि भाई मेरे इंटरेस्ट के पैसे दो और मेरा प्रिंसिपल मनी दो, ठीक है, जो मैंने आपको मूलधन दिया है वो भी दो और ब्याज भी दो। लेकिन बी ने मना कर दिया कि भाई देखो मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास नहीं है। तो दोनों पार्टीज आपस में बैठती हैं, बात करती हैं। बी ए से कहता है कि देखो भाई मैंने तुमसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे और 10% का मैं तुमको ब्याज दे रहा था, लेकिन अब मेरे पास नहीं, तो मैं ब्याज तो तुमको दे ही नहीं पाऊंगा। एक काम करो, मेरे पास जो है अभी 70,000 रुपए है, तुम मुझसे 70,000 रुपए ले लो और इस मैटर को यहीं पे खत्म करो। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, ना मैं तुमको ब्याज दे पाऊंगा और जो बाकी के 30,000 बच रहे हैं वो भी नहीं दे पाऊंगा। तो अगर ए और बी आपस में बैठकर ये बात करते हैं और दोनों एग्री कर लेते हैं, ए कह रहा चलो ठीक है, ए सोचता है कि चलो 10% का ब्याज मैंने 6 महीने तो ले ही लिया और अब ये 70,000 रुपए दे रहा है, चलो ठीक है खत्म करो,
मुझे भी झंझट नहीं चाहिए। दोनों पार्टी अगर एग्री करती हैं और एक ब्लेक तैयार करती हैं, एक डीड बना देती है, कॉम्प्रोमाइज करके एक डीड बना लेती हैं, तो इस तरीके का ब्लेक जो दो पार्टी के बीच में बना है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना रिक्वायर्ड है ही नहीं, मतलब इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है लॉ में। लॉ कह रहा है आपने आपस में डिसाइड कर लिया ना, बात खत्म है, मैटर सॉल्व हो गया आपका, ठीक। तो ये होती है कंपोजिशन डीड। अब देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है वो है एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स से, ठीक है। देखिए पढ़िए, सेकंड पॉइंट है एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जेएससी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। क्या कहा है कि एनी instrument relating to shares in a joint stock company notwithstanding that the assets of such company consist in whole or in part of immovable property। हिंदी में भी एक बार पढ़ देती हूँ। संयुक्त स्टॉक कंपनी में के अंशों से संबंधित किसी भी लिखत को, यद्यपि ऐसी कंपनी की आस्तियां संपूर्णतः या भागतः स्थावर संपत्ति के रूप में हो। अब कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, उसके जो असेट्स हैं वो भले ही इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कंपनी है उसके पास जो असेट है, जो आस्तियां हैं वो भले ही इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का कोई व्यक्ति शेयर लिए हुए है। अब आप किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का शेयर लेंगे तो भाई शेयर आप ऐसे तो ले नहीं लेंगे मुंह जुबानी, जो आप शेयर लेते हैं कंपनी की तो उसका बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, तो ये उसकी बात कर रही है। तो जो आपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर ले रखे हैं उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है बाय लॉ में। लॉ कहता है कि आपने किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर लिए हैं, आप जानो आपका काम जाने, वहां पर पैसा आपका बने डूबे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड शेयर्स का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन हम कुछ छोड़े ना, इसलिए हम पॉइंट्स को कवर करते जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा समझते जा रहे हैं कि हमें याद करने में सहूलियत हो, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा तो ही याद रहेगा, ठीक। तो पहली हो गई कंपोजिशन डीड, समझौता ब्लेक। दूसरा हो गया कि हमने भैया शेयर लेके रखे हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के, उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। थर्ड जो है आपका वो है डिबेंचर। एनी डिबेंचर, एनी डिबेंचर, मैं पहले पढ़ देती हूं फिर आपको मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं। देखिए, एनी डिबेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी, सच कंपनी यानी इसी की बात हो रही है ना, एनी डिबेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी एंड नॉट creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property except in so far as it entitles the holder to the security afforded by a registered instrument whereby the company has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holders of such debentures। क्या कहा गया है, किसी ऐसे डिवेंचर को जो किसी ऐसी कंपनी द्वारा प्रोद्धृत और स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में कोई अधिकार, हक या हित वहां तक कि सिवाय स्पष्ट घोषित, समानुदेशित, परिसीमित या निर्वापित ना करता हो, जहां तक कि वह धारक को उस प्रतिभूति के लिए हकदार करता हो जो ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत प्रदान करती हो जिसके द्वारा कंपनी ने अपनी संपूर्ण स्थावर संपत्ति को या उसके किसी भाग को या उसमें के किसी हित को ऐसे डिवेंचरों के धारकों के फायदे के लिए न्यासियों को न्यास पर बंधक रखा है, हस्तांतरित किया है या अन्यथा अंतरित किया है अथवा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि डिवेंचर जो कंपनीज होती हैं वो क्या है, डिवेंचर इशू करती हैं। अगर किसी कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है, किसी कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं और वो डिवेंचर लोग लेते हैं, तो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा, देखिए जो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं उनको तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, जिन्होंने कंपनी लॉ ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा उनको मैं बता देती हूँ। डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र, डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र, इसको डेट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट या लोन इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर क्या होता है, ऋण पत्र, डेट इंस्ट्रूमेंट या लोन इंस्ट्रूमेंट। जो कंपनीज होती हैं या जो गवर्नमेंट होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी भी होती हैं और प्राइवेट कंपनी, तो जो कंपनी होती हैं वो अपने
कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल यानी कि जो उनकी पूंजी होती है, कंपनी अपने व्यवसाय की पूंजी को बढ़ाने के लिए, अपने कैपिटल को रेज करने के लिए उधार लेती है। क्या लेती है? उधार लेती है। जी हाँ, लोन लेती है कंपनियां। गवर्नमेंट भी ले सकती है और प्राइवेट कंपनीज भी ले सकती है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो लोन लेती है वो किससे लेती है? आम जनता से लेती है। तो लोन वो लेंगी कैसे? तो उसके लिए एक वर्ड है ऋण पत्र, डिवेंचर। तो लोन लेने के एवज में आपको मिलता है ऋण पत्र। आप उस कंपनी का डिवेंचर ले रहे हैं। डिवेंचर मतलब आपने क्या किया? उस कंपनी को लोन दिया है और कंपनी बदले में आपको उस पर इंटरेस्ट देती है और एक लंबे समय के बाद आपको आपका पैसा भी देती है। मतलब ये एक टाइप से एफडी जैसा हो गया। बैंक में हम एफडी करते हैं, हमने अपना पैसा बैंक को दिया है, एफडी के तौर पे बैंक हमें ब्याज दे रहा है, उतने समय के लिए हमारा पैसा रखा है और मैच्योरिटी डेट पे आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। इसी तरीके से है ये यहाँ पर कंपनी द्वारा दिया गया लोन। कंपनी आपको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए आपसे जो है लोन लेती है और बदले में आपको इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो अपना कैपिटल रेज करने के लिए, अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए जब कोई कंपनी उधार देती है, लोन देती है और उसके बदले में आप जो है डिवेंचर लेते हैं और आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये होते हैं डिवेंचर। तो ये क्या हुआ? डिवेंचर पत्र मतलब इस पे सब कुछ लिखा गया है कि आपसे कितना लोन लिया गया, कंपनी कितना परसेंट आपको उस पर ब्याज देगी, कब तक आपका जो है ये इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, कब आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। तो ये सारी डिटेल है। तो ये एक टाइप से इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, ऋण पत्र। हिंदी में नाम ऋण पत्र ही है इसका। तो इन डिवेंचर्स का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है क्योंकि ये चीजें आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, इनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सब चीजें हो रही हैं आदमी के पर्सनल बेनिफिट के लिए, मतलब है ना, सीधी सी बात है। इसको रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी से आउट रखा गया। तो यदि किसी कंपनी के डिवेंचर्स इशू किए गए हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब जो इसमें बाद का पोर्शन जो है वो आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको आम भाषा में समझा देती हूँ। यहां पर इन्होंने ये कहा गया है कि जब कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है क्योंकि ये जो डिवेंचर है ये कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट जो है वो ना तो क्रिएट कर रही है, ना असाइन कर रही है, ना लिमिट कर रही है, ना एक्सटिंग्विश कर रही है। लेकिन यदि इसने किसी ट्रस्ट के पास इस कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को इस कंपनी ने ट्रस्ट के पास बंधक रख दिया है, मॉर्टगेज कर दिया है, इस पर्पस से कि जो डिवेंचर होल्डर हैं इनके जो बेनिफिट है, इनका जो इंटरेस्ट है वो सेव रहे। ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट है वो सेव रहे, इस पर्पस से उन्होंने बंधक कर दिया है या जो डिबेंचर्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया है, कुछ भी कर दिया, तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका जो है रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक्सेप्ट वर्ड लिखा है, एक्सेप्ट इन सो फॉर एज इट एंटाइटल्स द होल्डर टू द सिक्योरिटी अफोर्डेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द कंपनी हैज मॉर्टगेज। मतलब कंपनी ने क्या किया है? मॉर्टगेज कर दिया है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। मतलब कंपनी ने अपनी स्थावर संपत्ति को किसी ट्रस्ट के पास मॉर्टगेज करके रखा है और उस मॉर्टगेज के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको उसने रजिस्टर्ड करवा के रखा है। तो कंपनी ने रजिस्टर करवाया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्थावर संपत्ति को मॉर्टगेज रखा है ट्रस्ट के पास। क्यों मॉर्टगेज रखा है ट्रस्ट के पास? ताकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो भले ही कंपनी ने बंधक रख दी है अपनी स्थावर संपत्ति को एक रजिस्ट्रीकृत लिखत के द्वारा, तो भी जो ये डिबेंचर आपने लिए हैं, है ना, कंपनी के जो डिबेंचर आपने लिए हैं, आप इस डिबेंचर का रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये उलझाने वाली भाषा आपको दी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ज्यादा नहीं क्लियर हुआ हो तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि देखिए, ये ए कंपनी है, ये बी पर्सन है और ये डिबेंचर है। बी पर्सन ने कंपनी ने ये इशू किए, डिबेंचर इशू किए और बी ने ये डिबेंचर लिया और इसके बदले में ए जो है इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हुई। अब ये जो डिबेंचर बी ने लिया है और ए ने जो डिबेंचर इशू किया है, तो इसको दोनों पार्टीज को इस डिबेंचर को रजिस्टर्ड नहीं कराना है। ठीक है, नो रजिस्ट्रेशन। ठीक, इतना पार्ट समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में ये जो डिबेंचर इशू हुआ और बी ने लिया, तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना है। अब भले ही जो ये ए कंपनी है वो इसके, यानी कि बी कौन है? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के जो लोन कंपनी ने लिया, उस लोन को सेफ रखने के लिए कि आगे चल के हमें इंटरेस्ट भी देना है, प्रिंसिपल मनी भी वापस करना है, तो ए क्या करता है? ए अपनी कंपनी के जो एसेट होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, वो किसी थर्ड ट्रस्ट के पास क्या कर देता है? बंधक कर देता है, मॉर्टगेज कर देता है। तो कंपनी जो है वो अपनी स्थावर संपत्तियों को ट्रस्ट के पास मॉर्टगेज कर दे रही है, बंधक रख दे रही। क्यों? ताकि जितने भी डिवेंचर होल्डर्स हैं उनका जो लोन है वो वापस करना है वो सिक्योर हो सके। और ये जो उसने बंधक रखा है कंपनी ने ट्रस्ट के पास, उस मॉर्टगेज को उसने रजिस्ट्री कराया है
उसको उसने क्या करवाया है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट द्वारा बंधक को रजिस्टर्ड करवाया है और वो ट्रस्ट के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि भले ही कंपनी ने अपनी स्थावर संपत्ति को रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी ट्रस्ट के पास बंधक रखवाया है, तो भी डिवेंचर होल्डर को और कंपनी को डिवेंचर इशू करने और लेने के लिए डिवेंचर को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये आपको आई होप ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इन शॉर्ट आपको सिर्फ याद रखना है कि कोई भी डिवेंचर जो ऋण पत्र होता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता। तो आपको यहां पर समझना था सिर्फ ऋण पत्र क्या होता है। तो ऋण पत्र भी मैंने आपको समझा दिया। ऋण पत्र होता है लोन जो एक कंपनी इशू करती है, व्यक्ति लेते हैं, उसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है। और ये याद रखना कि जो ये लोन होता है ये हमेशा अनसिक्योर्ड डेट होता है। जब हम मॉर्टगेज पढ़ते हैं तो मॉर्टगेज में हमने पढ़ा है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो यहाँ पर जो डिवेंचर होता है ये ऑलवेज अनसिक्योर्ड होता है। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट देने की बात होती है, आपका मूल धन, आपका प्रिंसिपल मनी आपको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड होता है। और यहाँ पर यही एक कारण भी है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ली कि हम आप इसको रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज है, इतने सारे शेयर्स होते हैं, इतने सारे डिवेंचर्स होते हैं, लोग लेते हैं, इतनी सारी जनता है भारत में, कितने लोग कितनी कंपनीज के डिवेंचर और शेयर्स लेते हैं। अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट अपने ऊपर ले लेगी तो फिर तो हो गया काम, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पाएगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले वाले पॉइंट में हो गए शेयर्स, दूसरे वाले पॉइंट में हो गए डिवेंचर्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में आइए। फोर्थ वाला पॉइंट है इसी से रिलेटेड। अब इन्होंने कहा, अभी बात कर रहे थे कि डिवेंचर इशू हुए, एक पार्टी ने लिए हैं, तो ये जो डिवेंचर है ऋण पत्र इसको नहीं कराना है रजिस्टर। अब बात कर रहे हैं इस पे इंडोर्समेंट की या इसके ट्रांसफर की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनी इंडोर्समेंट अपॉन और ट्रांसफर ऑफ एनी डिवेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी। अब किसी व्यक्ति ने डिवेंचर ले तो लिया, तो अब उस डिवेंचर पे क्या है, या तो इंडोर्समेंट किया है यानी कि पृष्ठांकन, या फिर इसको ट्रांसफर कर दिया है। बी ने डिवेंचर लिए थे किसी कंपनी के और बी ने फिर बाद में वो डिवेंचर किसी सी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दिए, तो डिवेंचर ट्रांसफर भी कर दी तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, क्योंकि जब अपने आप में डिवेंचर लिया है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, तो आप सी को बेचो, डी को बेचो, किसी को भी बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर अगर ट्रांसफर कर दिया है आपने डिवेंचर का तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, और उस डिवेंचर पे कोई इंडोर्समेंट किसी प्रकार का कोई पृष्ठांकन किया है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही थी, वो आपका एप्लीकेबल है सिर्फ छत्तीसगढ़ पर। ठीक है, तो पहले नॉर्मल वाला पढ़ लेते हैं। देखिए, एनी डॉक्यूमेंट्स अदर देन the documents specified in subsection 1A, not itself creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest of the value of 100 rupees and upwards or on in improvement immovable property, but merely creating a right to obtain another document which will when executed created, declare, assigning, limit or extinguishing any such right, title or interest। क्या कहा गया है कि उपधारा 1 का में विनिर्दिष्ट दस्तावेज से भिन्न कोई भी दस्तावेज जो स्वयं तो स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करती है, किंतु केवल ऐसी दूसरी दस्तावेजों को अभिप्राप्त करने का अधिकार सृष्ट करती है जो निष्पादित की जाने पर ऐसा कोई अधिकार, हक या हित सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो हमने सेक्शन 1A में जो इंस्ट्रूमेंट की बात की थी कि जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, 1A में हमने देखा था, सेक्शन 1A में हमने देखा था कि वहां पर कहा गया था इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू पार्ट परफॉर्मेंस, है ना। उसमें सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 53A जो बात करती है पार्ट परफॉर्मेंस की, तो पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, हमने ये 1A में देखा था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1A में जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उनके अलावा, उनसे भिन्न डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। तो यानी कि जो 1A में बताए तो वो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उनके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि नॉट इटसेल्फ क्रिएटिंग, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अपने आप में, तो ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट अपने आप से कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट जो है वो ना क्रिएट कर रहा है, ना डिक्लेयर कर रहा है, ना असाइन कर रहा है, ना लिमिट कर रहा है, ना एक्सटिंग्विश कर रहा है ना।
कोई भी राइट टाइटल और इंटरेस्ट जिसकी वैल्यू 100 रुपीज और अपवर्ड हो, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है ये डॉक्यूमेंट। ये लेकिन ये डॉक्यूमेंट कर क्या रहा है, ये डॉक्यूमेंट जो है क्या कर रहा है, बट मियरली क्रिएटिंग अ राइट टू ऑब्टेन एन अदर डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जो अपने आप में कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट वगैरह नहीं कर रहा है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपको ऑब्टेन होगा। इस डॉक्यूमेंट की वजह से आपको कोई ऐसा दूसरा डॉक्यूमेंट प्राप्त होगा, जो दूसरा डॉक्यूमेंट से आपको कोई राइट टाइटल और इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट की आपको क्या, ऐसे डॉक्यूमेंट की आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको इससे समझा सकती हूँ। देखिए, जैसे ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ए की है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ए की है और ये सेल करना चाहता है इस प्रॉपर्टी को, ठीक। बी जो है इसको खरीदना चाहता है, लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है कि ए जो है वो एक कंडीशन रख देता है बी के पास कि आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ मनी एडवांस दे दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, मुझे कुछ मनी एडवांस दे दीजिए, आप मुझे कुछ पैसे उधार पैसे एडवांस में दे दीजिए, तो जिससे जो है हमारी ये डील पक्की हो जाएगी। हम ये मान लेंगे कि ये डील पक्की हो गई। तो दोनों ने क्या करा, ये एक डॉक्यूमेंट बनवा लिया, ठीक है। बी ने कहा ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता हूं, डील पक्की। तो अब ये दोनों के बीच में जो ये इंस्ट्रूमेंट बना, इस इंस्ट्रूमेंट से अभी क्या हुआ, ये अभी सेल डीड नहीं बनी है, अभी सेल नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट बना है जिसमें ये लिखा है कि बी ने ए को जो है 1 लाख रुपए दिए और इसके बदले में ए जो है बी को अपना मकान बेचेगा। तो ये डॉक्यूमेंट से क्या हुआ, कोई राइट इंटरेस्ट और वो क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन इस डॉक्यूमेंट से बी को दूसरा जो है डॉक्यूमेंट मिलेगा जिससे बी के फेवर में रजिस्ट्री होगी और बी को फिर इस प्रॉपर्टी पे राइट इंटरेस्ट और टाइटल मिल जाएगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि इस टाइप के डॉक्यूमेंट को कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हमने सी में पढ़ा था, जब हमने सेक्शन 17 जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बताया गया है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के जो क्लॉज सी है, जब हमने उसमें ये एग्जाम्पल लिया था। मैं ये एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वहां पर सी में इस टाइप के जो ब्लेक है उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सी में, ठीक है। तो वहां पर क्या था, सी में कंपलसरी था वहां पर, लेकिन बात हो रही थी कंसीडरेशन की, कि यहाँ पर यदि कोई प्रतिफल लेता है, कोई काम को करने के लिए प्रतिफल लेता है, प्रतिफल, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये प्रतिफल क्यों ले रहा है, यहाँ पर वो व्यक्ति जब प्रतिफल ले रहा था तो उस प्रतिफल के बदले में कोई राइट इंटरेस्ट और टाइटल क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था सी वाले पॉइंट में। वहां पर क्या था कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट which acknowledge the receipt or payment of any consideration on account of the creation, declaration, assigning, limiting or extinction of any such right, title or interest। किसी व्यक्ति का राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट करने के बदले में, डिक्लेयर करने के बदले में, असाइन करने के बदले में कोई व्यक्ति अगर प्रतिफल लेता है, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति ए प्रतिफल ले रहा था, इस प्रतिफल के बदले में, इस कंसीडरेशन के बदले में उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था, है ना। तो वहां पे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अभी कोई इंटरेस्ट राइट टाइटल क्रिएट नहीं हो रहा, बस सिर्फ उन्होंने पैसे ले लिए, ये कह के पैसे लिए कि आप हमें पैसे दे दीजिए तो हम डील पक्की कर लेंगे और आपके नाम पर ये जो वो प्रॉपर्टी है उसको हम सेल करवा देंगे। यहाँ पर ये हो रहा था, सेल करवा देंगे, ये डॉक्यूमेंट में सिर्फ इतना लिखा गया। तो अभी कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए इसका क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं। लेकिन इसके वजह से क्या होगा, इसको एक दूसरा डॉक्यूमेंट मिलेगा, क्योंकि ये उन्होंने आपस में डील कर ली। तो अब ये किसी फर्दर डेट पे जाके इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, अपने नाम पे सेल परचेज करेंगे, रजिस्टर ऑफिस में जाके अपने नाम पर करवाएंगे प्रॉपर्टी को। तो यहां से क्या होगा, इनको इस प्रॉपर्टी पे राइट टाइटल और इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। और ये जो सी वाले पॉइंट में था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मनी एडवांस लिया और मनी एडवांस लेते ही इन्होंने क्या कर दी, सेल डीड कर दी थी कि आप मुझे पैसे दीजिए, बदले में मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी जो है दे ही रहा हूं। तो यहां पर जब राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, कंसीडरेशन लेके, पार्ट कंसीडरेशन लेके कर दिया, तब फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, ठीक है। क्योंकि अभी ये इलस्ट्रेशन बार बार आएगा, इसलिए ध्यान से समझिए। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला पॉइंट, है ना, ये हो गया आपका 5 वाला पॉइंट। ठीक है, तो सॉरी, ये जो 5 वाला पॉइंट था ये अभी सभी पे एप्लीकेबल है ना। मैंने आपसे बोल दिया था कि सिर्फ छत्तीसगढ़ पे, ये वाला नहीं है सिर्फ छत्तीसगढ़ पे, ये तो ऑल पे है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि अदर सबसेक्शन 1A में जो डॉक्यूमेंट्स है उससे अदर,
अदर डॉक्यूमेंट्स देन सबसेक्शन 1A। ठीक है, 1A से अदर डॉक्यूमेंट जो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, विच नॉट क्रिएट इटसेल्फ एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट की लैंग्वेज से पढ़ लीजिएगा। एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट अपने आप से नहीं कर रहे हैं, बल्कि में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिल रहा है जिसके थ्रू आपको राइट टाइटल और इंटरेस्ट मिलेगा, और ये वाला आप इलस्ट्रेशन उसमें कंबाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 6 क्या हो गया आपका? एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये कह रहे हैं एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट एक्सेप्ट अ डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस टू बी मेड ऑन अ compromise and comprising immovable property other than that which is the subject matter of the suit or proceeding। तो इन्होंने कहा है किसी भी डिक्री ऑफ और ऑर्डर ऑफ जो कोर्ट है उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, लेकिन वो डिक्री और जो ऑर्डर है अगर वो कैसी है, कॉम्प्रोमाइज डिक्री है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस टू बी मेड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज, यानी कि यदि कॉम्प्रोमाइज डिक्री की गई है, ठीक है, डिक्री भी कॉम्प्रोमाइज नेचर की होती है, समझौता वाली डिक्री भी होती है। कई बार ऐसे मामले कोर्ट के सामने आते हैं कि जहां पर दोनों पार्टीज के बीच में समझौता कराया जाता है। अब जब कोर्ट के पास मैटर आता है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज डिक्री जब होती है तो उसका तो रजिस्ट्रेशन होता है। तो एक्सेप्ट वर्ड है क्योंकि यहाँ पे, तो कॉम्प्रोमाइज डिक्री के अलावा एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज डिक्री, मतलब कॉम्प्रोमाइज डिक्री को छोड़ करके जो अदर डिक्री और ऑर्डर है उनके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप? एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज डिक्री। ठीक, एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज डिक्री, तो कॉम्प्रोमाइज डिक्री का तो क्या होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन जो बिना कॉम्प्रोमाइज की डिक्री और ऑर्डर है उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है? एंड कंप्राइजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दैट विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग। ऐसी डिक्री और ऑर्डर है जिसमें ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की गई है, या जिसमें ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑर्डर या डिक्री पारित की गई है जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। अगर ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सूट की सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड कोई डिक्री और ऑर्डर है तो क्या होगा, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहां पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट नहीं होना चाहिए, तब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो एनी डिक्री और ऑर्डर, तो यहां पर आपको कैसे देख लेना है, कोई भी डिक्री और ऑर्डर, इसका क्या है, किसी भी डिक्री और ऑर्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन किसका होगा? कंपलसरी डिक्री का, और ऐसे और डिक्री और ऑर्डर का रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, देन रजिस्ट्रेशन नीडेड। ठीक है, तो एक्सेप्ट वाला पॉइंट यहां पे कि एनी डिक्री और ऑर्डर, इसका क्या है, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। एनी डिक्री और ऑर्डर रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज डिक्री और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, देन रजिस्ट्रेशन नीडेड। अगर ऐसी कोई स्थावर संपत्ति है जो आपका वाद है उसकी विषय वस्तु है, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑर्डर और डिक्री आई है, उसमें कुछ ऑर्डर पारित किया गया है, जैसे कह दिए, सपोज कीजिए कि ए ने बी से लोन लिया था और बी जो है वो लोन वापस नहीं दे पा रहा था। ये भी हम इलस्ट्रेशन 17(1) में दे चुके हैं। तो ये क्या है, फिर से आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें दी गई हैं कि ए ने बी से कुछ लोन लिया था, अब बी ए का लोन वापस नहीं दे पा रहा है, मैटर कोर्ट में गया, तो कोर्ट क्या करेगी, कैसे करेगी, कोर्ट कहेगी भाई बी तुम जो है ए का लोन नहीं दे पा रहे हो, देखो बी के नाम पे कोई संपत्ति है क्या। कोर्ट ने देखा हाँ बी के नाम पे कोई संपत्ति है, तो कोर्ट ने क्या कर दिया कि उस संपत्ति से कह दिया इस संपत्ति को बेचो, इससे जो पैसे आए वो ए को चुकाओ। तो अब उस कोर्ट के
ऑर्डर से वो संपत्ति बिकेगी, जेड पर्सन ने वो संपत्ति खरीदी तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, क्योंकि अब वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट में आ गई। तो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट में, तो उसका तो रजिस्ट्रेशन नीडेड है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी डिक्री या ऑर्डर है जिसमें कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो सब्जेक्ट मैटर नहीं है सूट का, तो उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर अगर डिक्री है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक ऐसी स्थावर संपत्ति जिसका सूट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका वाद से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पारित किया है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। कोई भी डाउट आपको आए तो आप मुझे मेरे ग्रुप में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ओपन रहता है, वहां पर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ओनली एडमिन करके रखा है मैंने, तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे तो वहां से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डीएम करके मुझसे कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये ऑर्डर एंड डिक्री वाला पार्ट हो गया। अब है यहाँ पर अब बात आ रही है ग्रांट की। ठीक है, अनुदान। तो पहला आपका आता है पॉइंट, एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका 7 क्या आया? 7 आ गया आपका ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं आईपी, ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने स्थावर संपत्ति का कोई अनुदान दिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं, सरकार ने जो है अनुदान दिया है आपको। ये सिंपल है पॉइंट, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। नेक्स्ट है फिर आपका एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर ने पार्टीशन कराया है तो उनका फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर जब पार्टीशन करके जाते तो उसमें ऑटोमेटिक जो है सारी लिखा पड़ी हो जाती है। जब रेवेन्यू ऑफिसर आपकी प्रॉपर्टी का आके पार्टीशन करते हैं तो वो अपने रजिस्टर में सब जो है दर्ज कर लेते हैं, तो अब उसको आपको अलग से फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 8th वाला कि पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, तो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका एनी ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन। हिंदी में भी आपको बता दूं, राजस्व अधिकारी है ना, अगर हिंदी मीडियम वालों को नहीं समझ में आ रहा हो रेवेन्यू ऑफिसर, तो जो राजस्व अधिकारी होते हैं, राजस्व ऑफिसर द्वारा किए गए विभाजन की किसी लिखत को राजस्व अधिकारी जब आते हैं और वो आपकी संपत्ति का जब विभाजन करके जाते हैं तो जो विभाजन होता है तो उसका लिखा पढ़ी वो खुद अपने रजिस्टर्स में कर लेते हैं। उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जो लिखत रहेगी, उसको आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनी ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन और इंस्ट्रूमेंट of collateral security granted under the Land Empowerment Act 1871 और the Land Improvement Loan Act 1883। तो यहाँ पर 2 एक्ट के नाम आपको याद रखना है। एक हो गया आपका लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट 1871 और भूमि अभिवृद्धि उधार अधिनियम 1833 के अधीन उधार अनुदत्त करने वाले किसी आदेश को या संपार्श्विक प्रतिभूति की किसी लिखत को। तो ये जो कुछ एक्ट हैं, लोन देने वाले एक्ट्स हैं, लोन देने वाले 2 एक्ट हैं। कौन कौन से एक्ट हैं? एक हो गया आपका लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट 1871 और दूसरा हो गया लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट 1883। अगर इनके अंतर्गत कोई लोन आपको दिया गया है ना, इनके अंतर्गत आपको कोई लोन ग्रांट किया गया है, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी ग्रांट की गई है, तो इनका भी रजिस्ट्रेशन कराना आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? लोन एंड collateral security। grant under Land Improvement Act and Land Improvement Loan Act 1877। ध्यान रखिएगा ना, 1883। तो लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट 1871 एंड लैंड इंप्रूवमेंट लोन्स एक्ट 1883, इनके अंतर्गत कोई लोन ग्रांट किया गया है आपको। ठीक है, लैंड से रिलेटेड, तो वहां पर भी आपको क्या है, उस लोन के जो कागजात मिलेंगे आपको, उनकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर है एनी ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन
अंडर द एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1884। आपको पता हुआ कृषि के लिए लोन दिया जाता है, सरकार ये लोन देती है, तो उससे रिलेटेड भी एक एक्ट है। ये एक्ट का नाम है आपका एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट 1884। ठीक है, ये एक्ट्स के नाम जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1884। ठीक है, तो इस एक्ट के अंतर्गत कृषि करने के लिए जो आपको लोन दिया गया है, जो ग्रांट आपको मिली है, एनी ऑर्डर ग्रांटिंग लोन अंडर दिस एक्ट और इंस्ट्रूमेंट फॉर सिक्योरिंग द रीपेमेंट ऑफ अ लोन मेड अंडर दिस एक्ट, तो इनसे रिलेटेड भी जो है आपको क्या नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। कृषक उधार अधिनियम 1884, कृषक उधार अधिनियम 1884 के अधीन उधार अनुदत्त करने वाले किसी आदेश को या उस अधिनियम के अधीन अनुदत्त उधार के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने वाली किसी लिखत को, ठीक है, तो इसको भी आपको जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनी ऑर्डर मेड अंडर द चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1890 वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन अ ट्रेजरर और चैरिटेबल एंडाउमेंट और डिवास्टिंग एनी सच ट्रेजरर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, खैराती विन्यास अधिनियम। अब नेक्स्ट जो अधिनियम है उसका नाम याद रख लीजिए, क्या है, खैराती विन्यास अधिनियम। आई होप बोर्ड अभी भी है जगह, है ना, 11। हिंदी में मैं बोल रही हूं, तो हिंदी मीडियम वाले मेरी वॉइस सुनकर जो है लिखते जाइए, है ना। चैरिटेबल चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1890। ठीक है, चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1890, क्या कहा गया है इसमें, खैराती विन्यास अधिनियम 1890 के अधीन किसी आदेश को जो खैराती विन्यासों के किसी कोषपाल में किसी संपत्ति को निहित करता है या किसी ऐसे कोषपाल को किसी संपत्ति से निर्धारित करता है, अथवा तो जो देखिए जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते होंगे जहां पर चैरिटी का फंड वगैरह लोग बाग लेते हैं चैरिटी, तो वहां पर कहा गया है कि जो चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट है उस एक्ट के तहत यदि किसी चैरिटी को कोई प्रॉपर्टी दी जा रही है, उसमें उसकी चैरिटी में कोई प्रॉपर्टी इंक्लूड की जा रही है या उसकी चैरिटी से कोई प्रॉपर्टी वापस ली जा रही है, दोनों चीजें हैं, या तो मिल रही है या तो वापस आ रही है। तो देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी खैराती विन्यास को दी जाएगी तो प्रॉपर्टी कभी ऐसी नहीं दी जाती, बाकायदा उसका ट्रांसफर होता है, कागज बनते हैं। तो लेकिन ये चूंकि गवर्नमेंट एक्ट है सब और गवर्नमेंट के तहत ये चैरिटीज होती है, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के तहत जब किसी चैरिटेबल एंडाउमेंट को कोई प्रॉपर्टी उसके ट्रेजर में दी जाती है या उसके ट्रेजर से प्रॉपर्टी वापस ली जाती है, तो दोनों का ही जो है रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, एनी इंडोर्समेंट ऑन अ mortgage deed acknowledging the payment of the whole or any part of the mortgage money and any other receipt for payment of money due under a mortgage when the receipt does not purport to extinguish the mortgage। अब क्या कहा गया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बंधक लेख पर किसी पृष्ठांकन को जिससे पूरे बंधक धन या उसके किसी भाग का संदाय अभिस्वीकृत किया गया हो और बंधक के अधीन शोध धन के संदाय के लिए अन्य किसी रसीद को, जबकि रसीद से बंधक का निर्वापन तात्पर्य ना हो। यहां पर कह रहे हैं, अब देखिए स्पेस नहीं बचा है तो अब मुझे क्लीन करना ही पड़ेगा। यहां पर बात हो रही है देखिए बंधक की, जब हम अपनी संपत्ति बंधक रखते हैं लोन लेने के लिए, तो भाई हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास बंधक रखी और बदले में पैसे दिए। अब एक टाइम के बाद हम क्या करेंगे, वो पैसे देंगे और अपनी प्रॉपर्टी छुड़ाएंगे। तो यहां पर वही बात हो रही है कि जब किसी व्यक्ति ने बंधक रखी अपनी संपत्ति और जब उस बंधक धन में से कुछ धन उसने दे दिया पार्टली, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही है। एक्नॉलेजमेंट माने अभिस्वीकृति, किस बात की अभिस्वीकृति,
एनी एंडोर्समेंट ऑन मॉर्टगेज डीड, देखिए मॉर्टगेज डीड होती है तो ठीक है, एनी एंडोर्समेंट ऑन मॉर्टगेज डीड। पहले तो आप ये पॉइंट याद रख लीजिए, ठीक है, ये वाला आप पहले तो पॉइंट याद रख लीजिए। इलेवन वाला, ठीक है, ये जो आपका चैरिटेबल एंडाउमेंट वाला पॉइंट था वो 10A था, है ना, 10A था। अब ये 11 पॉइंट, देखिए 11 पॉइंट में पहले तो आप एक हेडिंग याद रख लीजिए, क्या, बंधक विलेख में कोई इंडोर्समेंट, एनी इंडोर्समेंट ऑन मॉर्टगेज डीड, मॉर्टगेज डीड में किसी प्रकार का पृष्ठांकन किया गया है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अब ये पृष्ठांकन है किस चीज से रिलेटेड, ये पृष्ठांकन है इस चीज की अभिस्वीकृति से कि भैया मैंने थोड़ा सा पैसा जो है मॉर्टगेज मनी का थोड़ा सा हिस्सा मैंने दे दिया, इस चीज की अभिस्वीकृति हो रही है पृष्ठांकन के द्वारा। देखिए मैं आपको एक बार और पढ़ देती हूँ, बंधक विलेख पर किसी पृष्ठांकन को जिससे पूरे बंधक धन या उसके किसी भाग का संदाय अभिस्वीकृत किया गया है। यहां पर इस पृष्ठांकन में, पृष्ठांकन का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने साइन कर दिए, तो यहां पर क्या हुआ होगा कि देखिए ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने अपनी जो प्रॉपर्टी है ये बी के पास मॉर्टगेज रखी, ठीक है, ए ने बी के पास अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखी, तो अब एक बना मॉर्टगेज डीड, मॉर्टगेज डीड बन गई, इसमें सारी चीजें लिख गई कि भैया ठीक है तुम अपनी संपत्ति दे रहे हो, बदले में मैं इतने पैसे दे रहा हूं, इतने समय तक तुमको वापस करना है, ये सब वो सब। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब बी ने या तो पूरा पैसा वापस कर दिया, बी ने अपनी संपत्ति ए को मॉर्टगेज रखी और पैसा उधार ले लिया, अब जब बी ने ये पैसा या तो पूरा दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कह रहे बी ने पृष्ठांकन किया, अब इस मॉर्टगेज डीड पे बी ने क्या कर दिया, एंडोर्समेंट कर दिया, किस चीज का एंडोर्समेंट कर दिया कि हाँ भैया हमने जो मॉर्टगेज मनी है, जो हमारा मॉर्टगेज मनी है वो हमने या तो पूरा दे दिया या तो थोड़ा सा दे दिया, ठीक है, या तो पूरा या तो थोड़ा कुछ भाग दे दिया है। इस चीज की अभिस्वीकृति मॉर्टगेज डीड पे एंडोर्समेंट द्वारा की गई है, एंडोर्समेंट यानी कि साइन करके। जैसे इन्होंने क्या करा, इन्होंने संपत्ति रख के मान लीजिए 20,000 रुपए उधार दिए थे, अब इनने इस पर 20,000 रुपए लिखे और बी ने अपने जो है सिग्नेचर कर दिए, ये होता है एंडोर्समेंट। तो ये एंडोर्समेंट किस चीज, ये एंडोर्समेंट का क्या मतलब है, इस तरीके से कि भैया मैंने 20,000 रुपए जो है वापस दे दिए। तो जब कोई व्यक्ति अपनी बंधक संपत्ति से रिलेटेड बंधक धन वापस करता है पूरा या थोड़ा और उसकी अभिस्वीकृति मॉर्टगेज डीड पे एंडोर्समेंट के द्वारा करता है, तो ऐसे मॉर्टगेज डीड पे जो एंडोर्समेंट किया गया है इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, ये कहा गया है इसमें, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको पढ़ देती हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बंधक विलेख पर किसी पृष्ठांकन को जिससे पूरे बंधक धन या उसके किसी भाग का संदाय अभिस्वीकृत किया गया है, ठीक है, तो या तो भैया पूरा बंधक धन दे दिया है या फिर थोड़ा सा हिस्सा दे दिया है और हमने साइन सिग्नेचर कर दिए अपने उस मॉर्टगेज डीड पे, मतलब हमने अपनी स्वीकृति बता दी कि हाँ भैया हमने पैसे वापस कर दिए, तो अब दोनों पार्टीज के बीच में एंडोर्समेंट हो गया, तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। आगे और क्या लिखा है इसमें, या फिर बंधक के अधीन शोध धन के संदाय के लिए अन्य किसी रसीद को जबकि रसीद से बंधक का निर्वापन तात्पर्य ना हो। अब या फिर अभी तक इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, अभी भी बंधक धन जो है वो शोध है, ड्यू है, तो अभी भी क्या है बंधक धन शोध है, तो उसके लिए कोई एक अलग से रिसिप्ट है, ठीक है, बंधक धन जो शोध है उसकी एक अलग से जो रिसिप्ट है शोध धन की, तो इस रिसिप्ट को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है कि भैया अभी तक जो है तुमने पेमेंट नहीं करा है, अभी इतने पैसे तुमको जो है देना है, बंधक धन जो है तुम्हारा अभी भी क्या है शोध है। तो ये जो रिसिप्ट है, और ये रिसिप्ट कैसा होना चाहिए, ये रिसिप्ट बंधक का निर्वापन ना करे, मतलब बंधक को खत्म करने वाली नहीं होना चाहिए ये रिसिप्ट की, अभी भी क्या है बंधक कंटिन्यू होना चाहिए, अभी बंधक समाप्त नहीं हुआ है लेकिन रिसिप्ट है ड्यू पेमेंट की, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्लियर, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ, any endorsement on a mortgage deed acknowledging the payment of the whole or any part of the mortgage money, ठीक है, तो ये mortgage deed है, इस पे सामने वाले ने acknowledgement कर दी कि भैया मैंने देखो whole part जो है पे कर दिया है या थोड़ा सा part जो है mortgage money का दे दिया है, तो ये जो acknowledgement किया गया है mortgage money को देने का, इसका रजिस्ट्रेशन कराना की जरूरत नहीं है फिर इस mortgage deed की। सेकेंडली क्या कहा गया है, and any other receipt for payment of money due under a mortgage when the receipt does not purport to extinguish the
मॉर्टगेज, फिर कोई अदर रिसिप्ट है जहां पर पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, मॉर्टगेज मनी अभी भी ड्यू है, तो मॉर्टगेज मनी अभी भी ड्यू है और रिसिप्ट है कि भैया इतना पेमेंट आपको करना है, लेकिन ये रिसिप्ट कैसी है, आपके मॉर्टगेज को खत्म करने वाली नहीं है, तो इस रिसिप्ट का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको इस पॉइंट को कंप्लीट कीजिए। एनी इंडोर्समेंट ऑन मॉर्टगेज डीड acknowledging the payment और नेक्स्ट पॉइंट इसमें कनेक्ट कर लीजिए, acknowledging the payment और other receipt for money due when the receipt does not extinguish the mortgage। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है, एनी सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड टू द परचेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन बाय सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर। किसी सिविल या राजस्व ऑफिसर द्वारा लोक नीलामी द्वारा बेची गई किसी संपत्ति के क्रेता को अनुदत्त किसी विक्रय प्रमाण पत्र को, जो पब्लिक सेल होती है ना, जो पब्लिक ऑक्शन होती है सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा नीलामी के थ्रू जो संपत्तियां बिकती हैं, और उसमें जब कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो वहां आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है, तो ये जो परचेजर को जो ये प्रमाण पत्र मिलता है प्रॉपर्टी खरीदने का, उसका रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ सेल। ठीक है, तो आपका 12th वाला पॉइंट क्या है, किसकी आपको जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ सेल। सेल रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी सेल इन पब्लिक ऑक्शन। बाय सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है ना, सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा जो संपत्ति लोक नीलामी में बेची जाती है, उस संपत्ति को जब खरीदा जाता है तो उसके बदले में एक सर्टिफिकेट ऑफ सेल मिलता है, इसको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, जो एक्सप्लेनेशन की मैं जो आपसे बात कर रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पे अप्लाई है, वो देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है लास्ट में, ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पे अप्लाई है। यहां पर कहा गया है अ डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग और ऑपरेटिंग to effect a contract for the sale of immovable property shall not be deemed to require or ever to have required registration by reason only of the fact that such document contains a recital of the payment of any earnest money or of the whole or any part of the purchase money। ये मैंने आपको अभी जो एग्जाम्पल बताया था, ये वाला इससे मिलता जुलता है। क्या कहा गया है, जिस दस्तावेज से यह तात्पर्य हो या जिसका प्रवर्तन ऐसा हो कि उससे स्थावर संपत्ति के विक्रय की संविदा हो जाती है, उसके बारे में इसी तथ्य के कारण कि उसमें किसी अग्रिम धन या पूरे धन या उसके किसी भाग के संदाय का कथन अंतर्विष्ट है, यह ना समझा जाएगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित या कभी भी अपेक्षित था। दिस एक्सप्लेनेशन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन छत्तीसगढ़। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन सबसेक्शन 2 लास्ट में, एप्लीकेबल ओनली इन छत्तीसगढ़, ऐसा लिखा हुआ है बैरक में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई दस्तावेज तैयार किया गया है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है या तात्पर्य से जिसका प्रवर्तन ऐसा हो कि उसे स्थावर संपत्ति के विक्रय की संविदा हो जाती है। दो लोगों ने ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिससे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो सेल है वो प्रवर्तित हो जाती है, मतलब सेल मानी जाएगी कि हाँ भैया दो व्यक्तियों के बीच में जो है सेल होना है। ठीक है, ऐसा उसमें लिखा है, और उसी डॉक्यूमेंट में एक
पॉइंट लिखा है जिसमें कुछ अग्रिम धन की बात की गई है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप कुछ मनी एडवांस दे दीजिए तो डील पक्की हो गई। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी गई हैं कि ए जो है वो अपनी संपत्ति बी को बेचता है, बी जो है ए की संपत्ति खरीदता है, और उसमें एक क्लॉज ये भी डला है, जो बी है वो कुछ एडवांस मनी देगा ए को। ठीक है, इस कागज पे ऐसा लिखा है कि एडवांस मनी देगा बी को। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो लाइन लिखी गई है, एक लाइन, ये जो कथन लिखा गया है कि बी जो है एडवांस मनी देगा, तो सिर्फ उस लाइन से, एडवांस मनी देने वाली लाइन से इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये मतलब इस रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है या कभी भी अपेक्षित है, ये नहीं समझा जाएगा। अभी ये सिर्फ दो लोगों के बीच में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बना है, बात हुई है अभी सिर्फ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, किसी दस्तावेज से यह तात्पर्य हो या जिसका प्रवर्तन ऐसा हो कि उससे स्थावर संपत्ति के विक्रय की संविदा हो जाती है, उसके बारे में इसी तथ्य के कारण कि उसमें किसी अग्रिम धन या पूरे क्रय धन या उसके किसी भाग के संदाय का कथन अंतर्विष्ट है, यह ना समझा जाएगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है या किसी भी तरह अपेक्षित था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात हो रही है अभी सिर्फ दो पार्टीज के बीच में बात की। देखिए, आपने कई बार सुना होगा जब प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है तो कई बार ऐसा होता है दो लोगों के बीच में बात हो जाती है, डील हो जाती है, लोग बाग अपना डॉक्यूमेंटेशन करवा लेते हैं और किसी कारण से बाद में वो डील कैंसिल हो जाती है। तो जब तक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तब तक वो प्रॉपर्टी किसी के फेवर में नहीं आती है। तो भले ही किसी व्यक्ति ने किसी को एडवांस पेमेंट भी कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो व्यक्ति जो है उस पर दबाव बनाने लगे कि नहीं अब तो तुम मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचो, मैं तो तुमको एडवांस मनी दे चुका हूं। तो ये चीज को बचाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी मजबूरी की वजह से भी बेचता है। कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में भी कई बार व्यक्ति प्रॉपर्टीज बेचता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है वो मजबूरी में जो है अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसने किसी से बात करी, उसको परचेजर मिल गया, दोनों के बीच में बात हो गई कि ठीक है सर, जो है मेरी प्रॉपर्टी जो है मैं आपको बेचूंगा। उन्होंने कह दिया ठीक है मैं खरीदूंगा, इतने में बेचेंगे, आप मुझे एडवांस इतना मनी दे देना। ये सारी बातें हुई और ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख भी गई। ठीक है, दोनों ने पार्टी ने डॉक्यूमेंट बनवा लिया, उन्होंने उसमें ये पॉइंट लिख दिया कि ठीक है मैं तुमको जो है 1 लाख रुपए एडवांस दूंगा। और अब ये जो दस्तावेज है, इसका ये जो दस्तावेज है ये कैसा है, कैसे नेचर का है कि ये जो है इससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो प्रवर्तित हो सकता है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है सेल का कॉन्ट्रैक्ट ये माना जाएगा कि हाँ ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन इसमें ये जो लाइन लिखी है कि पूरा धन देंगे या कुछ अग्रिम धन देंगे, तो इस लाइन की वजह से ये नहीं समझा जाएगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है या कभी भी अपेक्षित था। तो अब आप दबाव नहीं बना सकते कि नहीं अब तो आप रजिस्ट्री कराओ, आपने डॉक्यूमेंट बनवा लिया है भैया, हमने डॉक्यूमेंट बनवा लिया तो अब तो आपको रजिस्ट्री कराना ही पड़ेगी। सामने अब ए पर्सन के पास क्या हुआ, उसकी कंडीशन वापस ठीक हो गई, बात हो गई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक ही कंडीशन वापस ठीक हो गई और अब उसको मजबूरी में अपना मकान नहीं बेचना है, तो वो उस डील को वहीं कैंसिल कर सकता है कि नहीं सर अब मुझे अपना मकान नहीं बेचना है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट सेल जो डॉक्यूमेंट बना था, तो जो सेकंड पार्टी है वो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव नहीं बनेगी। इसलिए ये क्लॉज जो है यहाँ पर डाला गया कि ये सिर्फ लाइन लिखी होने से कि अरे ये तो मुझसे एडवांस ले चुके हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि एडवांस दिया है या पूरा धन, यहाँ पर पूरा धन की भी बात की गई है ना, इस कारण से कि उसमें अग्रिम धन या पूरे क्रय धन या उसके किसी भाग के संदाय का कथन अंतर्विष्ट, उसमें लिखा है कि हमने इतना इतना धन दे दिया है या इतना अग्रिम दे दिया है या पूरा क्रय धन दे दिया, तो ये नहीं समझा जाएगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है या कभी भी अपेक्षित था। तो ये नहीं माना जाएगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण जो है आपको कराना है, ये कंपलसरी नहीं है इसका रजिस्ट्रीकरण कराना। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं आपको डायरेक्ट से फोटो इसकी जो है ग्रुप में डाल दूंगी। तो जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो है इसको मेरे जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है और जो फेसबुक ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, तो वहां से आपको इसके जो ये डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। तो ये जो था आपका क्या था, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन कहां पर एप्लीकेबल था, छत्तीसगढ़ पे। ठीक, यहां पर यही समझ लीजिए कि ए और बी के बीच में एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और इसमें एक रिसाइटल लिखा है कि जो है 1 लाख रुपए जो है 1 लाख रुपए जो है क्या है यहाँ पर एडवांस है। तो इस कारण से, क्योंकि इसमें ये चीज मेंशन है कि 1 लाख रुपए एडवांस पेमेंट है, तो इस कारण से इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी नहीं है। अब ये यहाँ पे सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी जो हमने पढ़ा था,
वहां पर ये चीज एप्लीकेबल होती है। जब हमने सेक्शन 17(1)(c) पढ़ा था तो वहां पर ये था कि यदि कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट में मतलब कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट करने की जहां बात हो रही है और कंसीडरेशन अगर ले लिया जाता है, कंसीडरेशन प्रतिफल ले लिया जाता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करा उस पार्ट का रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी है। हमने सी में ये पढ़ा था। लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ में ये एक्सप्लेनेशन बता दिया और छत्तीसगढ़ में ऐसा बता दिया कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में ये चीज लिखी हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पर्पस मैंने आपको बता दिया कि पर्पस क्या, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी क्यों नहीं, कि अगर वो डील कैंसिल करना चाहता है सामने वाला तो कर सकता है, अननेसेसरी दबाव ना बनाया जाए पार्टीज पर, इसलिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेक्शन 17, जहां पर क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है। क्या है यहाँ पर, रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमने आज देख लिया सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 को बहुत डिटेल में कि भैया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सेक्शन 17 को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सेक्शन 17 में जो हमने डिटेल पढ़ी है बस सिर्फ और सिर्फ उसका अपोजिट है, तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में उसको नहीं समझना पड़ेगा क्योंकि उसके जो वर्डिंग्स हैं वो सारे वर्डिंग्स को हम एक एक लाइन बाई लाइन सेक्शन 17 में समझ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 18, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है बट इट्स ओके, मैं भी आप लोगों को मन लगाकर पढ़ा रही हूँ तो आप लोग भी मन लगाकर पढ़िए, और क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप लोग तो बाद में भी देख सकते हैं रोक रोक कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, तो अब देखिए जिन्होंने सेक्शन 17 वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये वाला लेक्चर देखने से पहले आपको एक बार सबसे पहले सेक्शन 17 वाला लेक्चर देखना है, क्योंकि अब मैं जब सेक्शन 18 पढ़ाऊंगी तो ये मैं फास्ट फास्ट बताऊंगी क्योंकि सेक्शन 17 की लैंग्वेज डिक्टो यहाँ पर है, बस कुछ चीजों का अंतर है, तो वही अंतर मैं आपको बताऊंगी और सारी चीज मैं आपको 17 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप पहले वो वीडियो देखिए फिर आप यहाँ पर जंप कीजिए। अब देखिए सेक्शन 18 बात कर रही है डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। ठीक है, दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट बताई है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी की भी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जा सकेगी। यहाँ पर क्या कहा, की जा सकेगी, मतलब आप चाहें तो करिए, आप चाहें तो नहीं करिए, आपके ऊपर ऑप्शनल है, ये आपको दे दिया है अधिकार। तो पहला है आपका इंस्ट्रूमेंट अदर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट एंड बिल। ठीक है, तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, सेक्शन 17(1) में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 17(1) में हमने पढ़ा था गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो यहां पे इन्होंने कह दिया कि इंस्ट्रूमेंट अदर देन बिल और गिफ्ट, गिफ्ट और बिल को छोड़ करके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, which purports or operates to create, declare, assign, limit, extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of value less than 100 rupees, less than 100 rupees। ये है इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो कोई ऐसा राइट, टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, लिमिट कर रहा है ना, चाहे वो इंटरेस्ट आपका वेस्टेड हो या कॉन्टिजेंट हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, जिसकी वैल्यू लेस देन 100 रुपीज है टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, है इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है तो उसका इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अब आप लोग कहेंगे कि सर स्थावर संपत्ति, मैम स्थावर संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से कम की हो सकती है कि 100 रुपए में आजकल आता क्या है, नहीं हो सकती भाई, हमें भी पता है नहीं हो सकती। लेकिन क्या है यहाँ पर जो पर्पस है ना, पहली चीज तो ये एक्ट बहुत पुराना है, 1908 का है, उस समय 100 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी, तब आ जाती थी। तो पहला पॉइंट तो ये तब आ जाती थी। आज की परिदृश्य में अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ, तो भाई आज के बाद उनमें उन्होंने अमेंडमेंट इसलिए नहीं किया, उन्होंने कहा एक काम करो 100 रुपए से कम डाल दो, क्योंकि क्या होगा 100 रुपए से कम की वैल्यू हमने डाल दी है तो मतलब 100 रुपए से ऊपर का जितना भी होगा तो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। भाई सरकार की आमदनी पे क्यों लात मारी जाए, तो भाई 100 रुपए से ज्यादा तो होता ही है हर चीज की वैल्यू, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो सके, इसलिए इन्होंने इस पॉइंट को बदला नहीं। तो आपको याद रखना है कि अगर 100 रुपए से कम की कोई स्थावर संपत्ति है, उससे रिलेटेड कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और 100 रुपए से कम वैल्यू का है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। सेकंड,
सेकंड पॉइंट है आपका वही कंसिडरेशन वाला, जो सी पॉइंट हमने वहां पढ़ा था 17C में, वो यहाँ पे बी में है, ठीक है। ये ABCD है, ए ये बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी वाला पॉइंट है उसका अपोजिट है यहाँ पे बी। इंस्ट्रूमेंट्स एक्नॉलेजिंग द रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ द क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन और एक्सटिंक्शन ऑफ एनी सच राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। ऐसी लिखत जो ऐसे किसी भी अधिकार, हक या हित के सृजन, घोषणा, समनुदेशन, परिसीमन या निर्वापन लेके किसी प्रतिफल की प्राप्ति या उसका संदाय अभिस्वीकार करती है। तो यहां पर क्या है भैया, लिखत, इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज है, इंस्ट्रूमेंट। और 17(1)(c) में क्या था, नॉन टेस्टामेंट्री। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, वहां पे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट था, इसलिए वहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा था, और क्या था, किसके बदले में, प्रतिफल, कंसिडरेशन लेने के बदले में। तो यहां पर भी सारी चीजें सेम है, लेकिन यहां पर नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा कोई नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऐसा कोई नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू किसी व्यक्ति के पास कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, लिमिट हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है, कोई प्रतिफल की प्राप्ति करने के बाद, ठीक है ना। कोई प्रतिफल है, कोई कंसीडरेशन है, वो कंसीडरेशन रिसीप्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति कंसीडरेशन का पेमेंट कर ले रहा है, उसका एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, और उसके बाद उसके बदले में उस इंस्ट्रूमेंट से क्या हो रहा है, कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसका ऑप्शनल है, क्योंकि ये नॉन टेस्टामेंट्री है, ठीक। तो याद रखना है आपको, अगर नॉन टेस्टामेंट्री है तो 17(1)(c) में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन नॉन टेस्ट मतलब इसके अलावा है, नॉन टेस्टामेंट्री के अलावा नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है कोई भी, तो उसका फिर ऑप्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीज। अब हमने लीज देखा था वहां पे, तो भैया देखिए लीज हमने क्या देखा था, ईयरली लीज है, या ईयर से एबव लीज है, या फिर ऐसा कोई लीज है जहां पे मंथ पूरा ईयरली रेंट रिजर्व हो रहा है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो यहां पर क्या होगा, ईयर से कम होगा, तो यहां पर वही सेम चीज है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। लीज जिसका टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से कम की लीज अगर है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है जो हमारा पॉइंट CC, इसमें क्या बताया गया है, इसमें अब देखिए, इसमें बात की जा रही है न्यायालय की किसी भी डिक्री या आदेश या किसी भी पंचाट, ठीक है, का अंतरण या समनुदेशन करने वाली लिखत। कोई भी डिक्री है, ऑर्डर है या अवार्ड है कोर्ट का, ठीक है, और वो डिक्री, ऑर्डर और कोर्ट जो है अवार्ड का, वो डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड से क्या हो रहा है, कोई राइट, टाइटल और इंटरेस्ट वही क्रिएट हो रहा है ना, एक्सटिंग्विश हो रहा है, असाइन हो रहा है, लिमिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और उसकी वैल्यू लेस देन 100 रुपीज है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थावर संपत्ति है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, उससे रिलेटेड कोई कोर्ट की डिक्री, ऑर्डर या पंचाट है, अवार्ड है, और ऐसे डिक्री, ऑर्डर या पंचाट का अंतरण किया गया है या समनुदेशन किया गया है, उससे रिलेटेड जो लिखत होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो लिखत होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका जो है रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, न्यायालय की किसी भी डिक्री या आदेश का या किसी भी पंचाट का अंतरण या समनुदेशन, ऐसी डिक्री और ऐसे पंचाट या ऐसे अवार्ड का क्या कर दिया, सामने वाले ने अंतरण कर दिया या समनुदेशन कर दिया, और उससे रिलेटेड जो लिखत है, जबकि ऐसी डिक्री या आदेश या पंचाट से तात्पर्य हो कि उसका प्रवर्तन ऐसा हो कि वह स्थावर संपत्ति के लिए या स्थावर संपत्ति में 100 रुपए से कम मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित हो या समाश्रित हो, वर्तमान में चाहे भविष्य में, षष्ठ घोषित, समनुदेशित, परिसीमित और निर्वापित करती है। तो उस डिक्री और ऑर्डर और अवार्ड में जो भी आपको आदेश दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग कोई इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट, टाइटल और जो है वो क्रिएट होना है आपका, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी में 100 रुपीज से कम है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो लिखा था उसका ऑप्शनल है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका, कोर्ट की डिक्री, डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड ऑफ कोर्ट, ठीक है, डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड ऑफ कोर्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यू 100 रुपीज से कम,
लेस देन 100 रुपीज से कम, और ये क्या कर रही है, राइट टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। ये जो ऑर्डर, अवार्ड और डिक्री आई है, इससे राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, लेकिन वो लेस देन 100 रुपीज है, तो फिर ऑप्शनल उसका रहेगा। ठीक, क्लियर। जब हमने वहां देखा था कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, वहां 100 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू थी, और प्लस यहाँ पे क्या है, कोई ट्रांसफर कर रहा है कोई पर्सन ऐसी डिक्री को। तो नेक्स्ट है आपका, देखिए, instrument other than bills which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinguish any right, title or interest in or to or in movable property। अब movable property में, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आया आपका डी वाला, इंस्ट्रूमेंट जो इंटरेस्ट, राइट और टाइटल किसमें क्रिएट कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी में। अब जंगम संपत्ति में कोई आपका राइट, टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट करने से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ठीक है, और ये अदर देन बिल है, बिल में नहीं है, बिल के थ्रू नहीं मिल रहा आपको ये। ठीक है, अदर देन बिल के अलावा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आपको मूवेबल प्रॉपर्टी में, जंगम संपत्ति में कोई अधिकार हित मिल रहा है, तो उसका भी ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। लास्ट है आपका, फिर अपने आप में बिल्स आएंगी तो ही, है ना, ई वाला पॉइंट है बिल। तो जो बिल होती हैं, इनको आपको रजिस्ट्रेशन कराना है नहीं कराना है, ये आपके ऊपर है। बिल आप बनाइए, उसका रजिस्ट्रेशन कराइए नहीं कराइए, ये ऑप्शनल है। वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति के डेथ के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। अब है लास्ट पॉइंट हमारा, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड। अब सेक्शन 17 में जो हमने पढ़े थे, तो उनके अलावा ऑल अदर डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड। तो सेक्शन 17 में जो लिस्ट बताई गई है कि इनको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना ही है, तो अब उनके अलावा जितने बचे वो सारे ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर और ये सेक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत टाइम लेके आपको ये लेक्चर जो है बना के दिया, मैंने इसको प्रिपेयर करने में भी काफी टाइम लिया और आपको समझाने में भी काफी टाइम लिया। ठीक है, कम इलस्ट्रेशन के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं, इसलिए इस लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो कृपया करके इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आरजीएस वाले बच्चों के पास बहुत कम टाइम बचा है और रजिस्ट्रेशन एक्ट की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन से तो क्वेश्चन 110% आना ही है। तो प्रीवियस लेक्चर सेक्शन 17 और ये सेक्शन 18, ये तो बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, और जितना ज्यादा हो सके आप इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कि यदि कोई व्यक्ति पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट देख पाए या ना देख पाए, ये 2 लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि ये 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस 110% आपको आएंगे। और रजिस्ट्रेशन एक्ट से जो इतने भी लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स के लिए आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो मैंने जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं, उन लेक्चर्स के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है मेरे ग्रुप पर, तो वो आप ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और बीएनएस की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट की थी मैंने, अभी रुकी हुई है, तो जितने लेक्चर बीएनएस के हो चुके हैं उनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स भी मेरे ग्रुप पर डाल दिए जा चुके हैं, तो आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। चूंकि ये बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैंने आगे की सेक्शन कवर नहीं की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की सेक्शंस को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।